नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसीज ने बनाई रखी बढ़त, $20,500 से ऊपर रहा बिटकॉइन। वॉयेजर ने बैंक्रप्सी कोर्ट से मांगी विड्रॉल्स के लिए परमिशन। डिफाइंस कैपिटल ने 3AC के साथ भागीदारी से किया इनकार। क्रिप्टो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में 2022 की पहली छमाही में आई 26% की गिरावट। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में डिजिटल पेमेंट्स पर लगाया बैन। पूरी दुनिया में दिखी स्टेबल कॉइन रेगुलेशन में तेजी। NFT आर्टिस्ट डीके का ट्विटर हुआ हैक, $150,000 से ज्यादा की हुई NFTs चोरी। यूएस कंपनी अर्निंग, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा और उम्मीद से ज्यादा इंटरेस्ट की आशंकाओं को कम करने के बाद फेडरल रिजर्व रेट में बढ़ोतरी ने इन्वेस्टर्स के विश्वास को मजबूत करने के बाद क्रिप्टो करेंसीज ने शनिवार सुबह रोबस्ट रिस्क एपेटाइट पर अपने गेन को बनाए रखा। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 2.15% की बढ़त देखने मिली, S&P 500 में 1.92% और टेक फोकस्ड नास्डैक कॉम्पोजिट में 1.79% की बढ़त के साथ यूएस स्टॉक्स शुक्रवार को तेजी से बंद हुए। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 1% की बढ़त के साथ $20,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। हालांकि पिछले एक घंटे में इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली थी, जबकि ईथर उसी समय के दौरान नियरली 2% ऊपर रहने के साथ $1,210 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने मिक्स्ड किया है। क्रिप्टो ब्रोकर वॉयेजर डिजिटल ने मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक द्वारा आयोजित $350 मिलियन से ज्यादा के लिए कस्टमर विड्रॉल्स को ऑनर करने के लिए एक फेडरल बैंक्रप्सी कोर्ट से अनुमति मांगी है। वॉयेजर ने 6 जुलाई के एक बयान में कहा कि उसके पास प्लेटफॉर्म पर अबाउट $1.3 बिलियन की क्रिप्टो एसेट्स हैं और मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक में कस्टमर्स के बेनिफिट या FBO अकाउंट में $350 मिलियन से ज़्यादा है। कंपनी ने यह भी कहा कि 3 Arrows कैपिटल के खिलाफ $650 मिलियन से ज़्यादा के क्लेम्स हैं। अपनी कोर्ट फाइलिंग में वॉयेजर दूसरे फाइनेंशियल एक्शंस को करने के लिए ऑथराइजेशन की भी मांग कर रहा है। इनमें नेगेटिव बैलेंस वाले कस्टमर अकाउंट से क्रिप्टो का लिक्विडेशन शामिल है, थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस में आयोजित स्वीप कैश, कस्टमर अकाउंट्स के ऑर्डिनरी कोर्स रिकंसिलिएशन का संचालन, क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग जारी रखना और ग्रांटिंग रिलेटेड रिलीफ भी शामिल है। डिफाइंस कैपिटल ने कहा कि मैनेजमेंट के तहत उसका कोई भी एसेट्स बैंकरप्ट क्रिप्टो हेज फंड, उसके फाउंडर्स या उसके किसी भी एफिलिएट्स द्वारा नहीं जुटाई गई थी। कंपनी ने कहा कि वह इवेंट्स के रिटर्न से मटीरियली अफेक्टेड और प्रेजुडिस्ड हुआ था। अर्लियर रिपोर्ट सामने आई है कि वेब3 फोकस्ड वेंचर कैपिटल फर्म 3 Arrow द्वारा इनक्यूबेट की गई थी और दोनों फर्म्स ने जॉइंटली कई डील्स में को-इन्वेस्टेड किया था, जिसमें DYDX के साथ साथ सोलाना बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट ओरका में हिस्सेदारी भी शामिल थी। रीसेंट स्टेटमेंट में वेंचर कैपिटल फंड ने कहा कि इसके फाउंडर आर्थर श्रियोंग की कोई एक्सेस नहीं है और परिणाम स्वरूप 3AC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई विजिबिलिटी नहीं है। डिफाइंस कैपिटल ने यह भी कहा कि श्रियोंग ने काइल डेविस और जूसू द्वारा हेज फंड की स्थापना के 8 साल बाद 2020 में 3 Arrow से पूरी तरह से अलग फर्म बनाई। इस तरह से 3 Arrow कैपिटल के बैंक्रप्सी होने के प्रोसीडिंग के बाद उनके रिश्ते में कथित तौर पर खटास आई है। खुद को दूर करते हुए DYDX के डेवलपर्स ने यह भी साफ किया कि वे 3AC कंटागियन के संपर्क में नहीं थे। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इस साल क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस में गिरावट, स्टेबल कॉइन टेरा USD के कोलैप्स और क्रिप्टो लेंडर 3 Arrows कैपिटल और क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल द्वारा टाइट लिक्विडिटी की वजह से देखने को मिला है।
इस तरह से साल के फर्स्ट हाफ में 26% की कमी आई है। 2022 के पहले 6 महीनों में क्रिप्टो कंपनियों में कुल निवेश $9.3 बिलियन रहा, जो पिछले साल के फर्स्ट हाफ में रिकॉर्ड $12.5 बिलियन से कम है। डील फ्लो असल में साल दर साल 456 डील से बढ़कर 534 डील्स तक पहुंच गए हैं। ये दर्शाता है कि छोटे डील के आकार ने लोअर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स को चलाने में मदद की है। सेकेंड क्वार्टर के डील्स टोटल $4.2 बिलियन से ज्यादा थे, पिछले साल के समान पीरियड की तुलना में रफली फ्लैट और फर्स्ट क्वार्टर से सिर्फ $1 बिलियन कम देखे गए। गुरुवार को एक पॉलिसी अमेंडमेंट के अनुसार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने देश भर में डिजिटल पेमेंट्स पर बैन लगाने वाले लॉ पर साइन किया है। इस कानून को रशियन असेंबली, जिसे डूमा के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा 8 जुलाई को मंजूरी दी गई है, जो रशिया में गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के पेमेंट के साधन के रूप में डिजिटल सिक्योरिटीज और यूटिलिटी टोकन्स के यूज पर बैन लगाता है। इस तरह से अमेंडमेंट 2020 में तैयार किए गए पिछले डिजिटल एसेट लॉ में ऐड हुआ है, जिसने पेमेंट्स में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। जैसा कि दुनिया भर के रेगुलेटर्स क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के रिस्क्स को इवैल्यूएट करना और गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना जारी किए हुए हैं, ऐसे में स्टेबल कॉइन्स टॉप प्रायोरिटी पर बने हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कमेटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने इस वीक की शुरुआत में स्टेबल कॉइन प्रैक्टिसेस पर फाइनल गाइडेंस जारी किया। BIS गाइडेंस में कहा गया कि अगर एक स्टेबल कॉइन ट्रांसफर के साधन के रूप में एक्ट करती है और इसे सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट माना जाता है, तो इसे फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। पेमेंट सिस्टम्स, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज, सिक्योरिटीज सेटलमेंट सिस्टम्स, सेंट्रल काउंटर पार्टीज और ट्रेड रिपोजिटरीज सभी को सेम गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा सोमवार को स्टेबल कॉइन्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर एक रिपोर्ट रिलीज करने के तुरंत बाद गाइडेंस आई है। जाने माने साउथ कोरियन NFT एनिमेटर DK नोन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था और 15 जुलाई को फिशिंग अटैक शुरू करने के लिए इसका फायदा उठाया गया था। हैकर्स ने नोन का ट्विटर अकाउंट ब्रोक कर दिया और एक नकली वेबसाइट पर फिशिंग लिंक पोस्ट करके फिशिंग अटैक शुरू कर दिया। पोस्ट ने नोन के फॉलोअर्स को एक मैलिशियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांजैक्शंस पर साइन करने के लिए लुभाया, ये घोषणा करते हुए कि वह एक न्यू एक्सक्लूसिव NFT कलेक्शन लॉन्च कर रहा था। फिशिंग साइट ने विक्टिम्स को मैलिशियस NFTs को क्लेम करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन जब विक्टिम्स क्लेम के लिए सहमत हुए तब उन्होंने अनजाने में एक ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी, जिससे अटैकर को उनके वॉलेट्स तक पहुंच मिल गई और इस तरह से अटैकर विक्टिम्स के वॉलेट से वैल्यूएबल NFTs चुराने में सक्षम था। इससे पहले कि नोन अपने ट्विटर अकाउंट को रिट्रीव कर सके और मैलिशियस पोस्ट को डिलीट कर सके, अटैकर ने आखिर में कई विक्टिम से लगभग 65 NFTs चुरा लिए। साथ ही ऐसा लगता है कि अटैकर NFTs को $80,000 और $91,000 के बीच बेचने में सक्षम रहा और तब से इथेरियम प्रोसीड्स को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में उनके पास अभी भी लगभग $52,000 मूल्य के अबाउट 50 चोरी की गई NFTs मौजूद हैं। तो ये थी क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी कुछ ताज़ा अपडेट्स। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं हूँ विशाखा ठाकुर और अब लेती हूँ आपसे विदा।